मेरा भारत महान, इस स्लोगन आपने सुना ही होगा। हमारा भारत प्राचीन काल से अपने रिच कल्चर एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। यह हमें बताता है कि कैसे अलग अलग भाषा, जाति और धर्म वाले लोग इस देश में साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे समाज को जातिवाद एक ऐसी कीड़ लगी है जिसके कारण देश सोशली अंदर ही अंदर बर्बाद हो रहा है। जहाँ कभी जाति के नाम पर औरतों का रेप किया जाता है तो कभी उनको मार दिया जाता है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में सच में आज़ादी है? क्या हम सच में एक साथ मिलकर रहते हैं? देश में संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी लोग अब जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे दलित मूवमेंट की जो इसी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बनकर उभरी थी और बहुत ही कम समय में पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग स्टेट में भी अपना इन्फ्लुएंस बना लिया था, जिसने ना सिर्फ दलितों के मन में लड़ने की ऊर्जा जलाई बल्कि जातिवाद के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर लड़ाई भी लड़ी थी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी घबराती थी। इसका कारण था उसके काम करने का तरीका और अपना राइटिंग वर्क, जिसने पूरे समाज को प्रभावित कर दलितों को इस मूवमेंट से एक लाइट आउट दिखने लगी थी और इस मूवमेंट का नाम था दलित पैंथर। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इतने कम समय में ये मूवमेंट इतनी आगे चली गई थी और उतनी ही जल्दी यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ये मूवमेंट ख़त्म हो गई। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे दलित पैंथर हमारे समाज को एक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। उसने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज 50 साल बाद भी लोग दलित पैंथर का नाम सुनते ही डरते हैं। कौन थे दलित पैंथर के दुश्मन या फिर उसको ख़त्म करने वाले लोग, आइए देखते हैं। दलित पैंथर के ओरिजिन की बात की जाए तो इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि दलित पैंथर ये मूवमेंट अमेरिका की ब्लैक पैंथर मूवमेंट से इंस्पायर्ड थी, जहां अमेरिका में 300 सालों से काले और गोरे का भेदभाव था और इंडिया में 3500 सालों से जाति व्यवस्था। अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन 1966 आते आते ख़त्म हो गया था, लेकिन इंडिया में कास्टिज्म अभी भी ग्राउंड लेवल पे एज इट इज चालू है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर अपनी पूरी लाइफ लड़ते रहे। अब उनके बाद उनके अनुयायी आगे आकर 26 मई 1972 वो दिन था जिस दिन इसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने के लिए दलित पैंथर की स्थापना हुई थी, जिसमें राजा ढाले, जवी पवार, नामदेव ढसाड़ ऐसे कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने दलित पैंथर को बनाया था। देखिए, दलित पैंथर बनाने के पीछे एक ये भी रीज़न था कि आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर अब समाज का क्या, तो उन्होंने अपनी डेथ के 3 महीने पहले जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी थी उसको डिसमिस करके RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक मजबूत अपोजिशन पार्टी बनाने की घोषणा की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट 6 दिसंबर 1956 उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके 10 महीने बाद उनके कुछ फॉलोअर्स ये पार्टी बना लेते हैं। अब RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बन तो गई थी, लेकिन उनमें जो नेता थे उनके आपसी मतभेद की वजह से ये पार्टी 2 साल के अंदर अंदर टूटने लगी थी और 1970 आते आते ये पार्टी कई ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। समाज के ऊपर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, ये लोग आपस में ही लड़ते रहे और समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो दिल दहला देने वाली थी, जिसमें समाज की हालत बद से बदतर हो रही थी। इंसानों को मारकर कुएं में फेंकना, अच्छे कपड़े पहनने पर पाबंदी, पानी पीने के लिए मनाही, रेप, महिलाओं का यौन शोषण, उनके गांव में रैली निकालना, पत्थर से कुचलकर मारना, दलितों की झोपड़ियां जलाना, ये सब एट्रोसिटीज़ खुलेआम हो रही थी। और इसीलिए कुछ यूथ आगे आकर दलित पैंथर बनाते हैं और अपने मैनिफेस्टो में राजकारण को दूर करके ग्राउंड लेवल पे अन्याय के खिलाफ लड़ने और उसे ख़त्म करने ये अपना मकसद रखते हैं। 1970 अभी पैंथर बनी भी नहीं थी। पुणे के इंदापुर में एक गांव है बावड़ा, जहां कुछ सवर्ण लोग दलितों पर बहिष्कार डालते हैं। और सेकंड घटना होती है परभणी के ब्राह्मण गांव में, जहां 2 महिला घुट भर पानी पीने के लिए एक कुएं के पास बस जा रही थी। उनको कुछ गांव वाले देख लेते हैं और उनको इस अपराध के लिए उनके कपड़े निकाल के पूरे गाँव में रैली निकाली जाती है। सोच के देखिए, संविधान लागू होने के 20 साल बाद भी देश में ऐसी घटनाएं हो रही है, वो भी जाति के नाम पे। इरा पेरुमल कमेटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 11,000 से ज़्यादा दलितों पर अत्याचार और 1170 दलितों की हत्या कर दी गई थी। अब 1972 आते आते पैंथर बन चुकी थी। इसी के चलते पैंथर, राजा ढाले, इनका एक लेख बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चला गया था, जिसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट घटना होती है नागपुर के एरन गांव में, जहां एक दलित किसान रामदास नारनवरे अपनी 8 एकड़ की खेती कर खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था और एक गाँव वालों को देखा नहीं गया। गाँव वाले उसको सबक सिखाने का मौका देख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली गांव में एक प्लेग आ जाता है जिससे 2 लोगों की मौत होती है। अब गाँव वालों को ये चांस मिल गया था। गाँव वाले एक बैठक बिठाते हैं और वो गांव की देवी के पास जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि ये सब जो हो रहा है इसका रीज़न नारनवरे है। तो देवी को खुश करने के लिए उसको खून का प्रसाद चढ़ाना होगा। तो गांव वाले नारनवरे को पकड़ते हैं और गांव के एक पाटिल के पास लेके जाते हैं। वहाँ उसका कान, नाक और गला काट के उसके शव को कुएं में फेंका जाता है। पहले तो इस खबर को छुपाया जाता है, लेकिन मीडिया की वजह से ये खबर विदर्भ के साथ साथ पूरे भारत में फैल जाती है और इसी के चलते 3 दिन बाद इंडिपेंडेंस डे था। तो दलित पैंथर्स रास्ते पे आते हैं, इस घटना का निषेध करते हैं और इंडिपेंडेंस डे को ब्लैक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और इसके बाद 1973 में मुंबई में 3 इंसिडेंट होते हैं। पहला चेंबूर में 2 महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, जिसकी कार्यवाही दलित पैंथर कर उन 2 महिलाओं को न्याय दिलाता है। दूसरा इंसिडेंट होता है खार में, जहां रामासामी नाम का गुंडा एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करता है, जिसको दलित पैंथर सबक सिखा के उसको जेल में डाल देते हैं। तीसरी घटना होती है किरण बिल्डिंग के पास झुग्गी बस्ती में, जहाँ एक दलित महिला शाम के 7 बजे उसके साथ कुछ गुंडे बलात्कार करते हैं। इसी के चलते पैंथर राजा ढाले मुंबई में गीता दहन का कार्यक्रम चलाते और वो सक्सेसफुली गीता को आग भी लगा देते। इसके बाद 1973 के नगर निगम चुनाव पर बहिष्कार डाला जाता है, जिसमें शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठबंधन हुआ था। इसी के चलते दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से 1 घंटे की मुलाकात करते हैं, जिसमें दलितों के प्रश्न उठाए जाते, लेकिन मुख्यमंत्री से उनको खास जवाब मिलते नहीं। बाद में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निरंजन एक स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें कहते हैं कि मोची चाहे कितना भी पढ़ लिख ले वो मोची ही रहेगा और अछूत हमेशा अछूत ही रहेगा। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान था। शंकराचार्य ये भी दावा करते हैं कि ये जो असमानता है ये नेचुरल है, पैंथर से बर्दाश्त नहीं करती, जिसके चलते शंकराचार्य के कार्यक्रम में पैंथर्स चप्पलें फेंकते हैं और उनका मुंबई का कार्यक्रम भी रद्द कर देते हैं। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, जैसे कि पुणे के एक गांव में एक दलित किसान की खेती वहाँ के ऊंची जाति वाले लोगों ने हड़प ली थी, जहाँ पैंथर खुद जाकर वहाँ न्याय करके उस इंसान को उसकी खेती वापस दी थी। इसके बाद पैंथर्स की लाइफ में सबसे बड़ी घटना वरड़ी और नायगांव में दंगे। वरड़ी के नायगांव में अंबेडकर मैदान के पास आयोजित आम सभा में पैंथर्स इकट्ठा हुए थे और सभा चलते चलते एक एक पैंथर्स भाषण दे रहे थे। जब जेवी पवार भाषण दे रहे थे तब स्टेज पे एक पत्थर आया था। उनके बाद राजा ढाले इनका नंबर आया। जैसे वो माइक के पास पहुँचते, वहाँ पे तैनात शिवसेना के लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और जल्दी ही हिंसा चालू हो गई, जिसमें पुलिस खुलेआम शिवसेना का साथ दे रही थी। पूरा मैदान युद्ध से भरा था, जिसमें राजा ढाली की उंगली कटकर उनके गले में भी चोट आई थी। इसी के बीच एक भारी पत्थर से पैंथर भगवत जाधव इनकी डेथ हो जाती है। पैंथर ने अपना एक साथी खो दिया था। कहा जाता है कि 250 से भी ज़्यादा पैंथर्स को जेल में डाल दिया गया था और पुलिस खुलेआम शिवसेना का साथ दे रही थी। पब्लिक पे टीयर गैस फेंकना, उन पर लाठीचार्ज करना ये ओपनली चल रहा था और आरपीआई के सारे दलित नेता हाथ पे हाथ रख के सब देखते रहते थे। कहा जाता है कि ये दंगे 3 महीने तक चले थे। यहाँ पे शरद पवार गृह मंत्री थे। अगर वो चाहते तो ये दंगे रुकवा सकते थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनना था। तो ये दंगे की वजह से मुख्यमंत्री की बदनामी और फिर एक तीर से 2 निशाना, दलितों को कुचलना और खुद से हथियाना। इसके बाद भी पैंथर के टाइम पीरियड में ऐसे अनेक घटनाएं होती रही, जहां पैंथर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब पैंथर के टाइम पीरियड में सबसे ब्रूटल एट्रोसिटी अगेंस्ट दलित 26 सितंबर 1974 इन अकोला डिस्ट्रिक्ट के धाकली गांव में शालिग्राम शिंदे एक गांव का पुलिस पाटिल था। वो पैसे वाला और बाहुबली था, जिसका एक बेटा था उद्धवराव, जिसका गांव में बहुत ज़्यादा आतंक था। उद्धवराव के खेत में जो काम करने के लिए आने वाली महिलाएं थी, ही यूज्ड टू फोर्स देम टू मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिम। उसी गांव में गोपाल नाथ गवई और बब्रुआन गवई ये दोनों भाई रहते थे। गोपाल की एक 16 साल की बेटी थी गिनिया बाई, जो खेतों में मजदूरी करती थी और वो शालिग्राम के खेतों में काम करती थी। शालिग्राम के बेटे उद्धवराव ने उसे प्यार में फंसाया, जिसके चक्कर में गिनिया बाई फंस गई और वो प्रेग्नेंट हो गई।
जब इस बात का पता गोपाल को चलता है तो गोपाल और उसका भाई दोनों शालिग्राम शिंदे के घर जाते हैं और शालिग्राम शिंदे को अपने बेटे उदयराव की शादी गिनियाबाई से करने के लिए कहते हैं। अब शायद उन दोनों को नहीं पता था कि देश में ऐसी हरकतें करते टाइम जाति नहीं देखी जाती और जब शादी का टाइम पीरियड आता है तो जाति बीच में आ जाती है। शालिग्राम ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और उन पर गलत इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया। लेकिन वो दोनों भाई जेल से जल्दी छूट जाते हैं। इससे शालिग्राम शिंदे की जातिगत अहंकार को चोट पहुंचती तो क्या करता है, उन दोनों को अपने घर बुलाता है और उन पे 20 गुंडों का हमला कराता है, जिसमें 9 लोग उनके ऊपर बैठ और लिटरली उन दोनों की धारदार चाकू से आंखें निकाल लेते हैं। ये एट्रोसिटी इतनी ब्रूटल थी कि अकोला के एक गांव की खबर दिल्ली तक चली गई थी, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक इन्होंने उन दोनों की आंखों की कीमत 1000 रुपये लगाई थी। बट बोथ दोज ब्रदर वांटेड जस्टिस, जहां पैंथर की लाख कोशिशों बाद उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी से होती है इसी केस को लेकर, जहां राजा ढाले, जबी पवार और वो 2 गवई ब्रदर्स प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस केस को सीबीआई के पास दे दे और उनको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अप्रूवल दे देती है। उन दोनों की हालत इतनी ख़राब थी कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके आंखों में आंसू आ गए थे उनको देख के। एट द एंड ऑफ पॉइंट गवई ब्रदर्स को उनकी आंखें तो वापस नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक, जिन्होंने उनकी आंखों की कीमत 1000 रुपये लगाई थी, उनको अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ा था। There are multiple reasons behind the frictions of दलित पैंथर। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके आपसी मतभेद। नामदेव धसाड़, जो कि पैंथर के सीनियर कार्यकर्ता थे, वो ढाले के ज़्यादा न्यूज़पेपर में रहने से उनसे नाराज़ रहते थे और वो कम्युनिज़्म की ओर चले गए थे। अब तक दलित पैंथर जिस कांग्रेस से लड़ती आ रही थी, धसाड़ इंदिरा गांधी के लिए प्रियदर्शनी लिखते हैं और वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। कुछ पैंथर्स अपनी अपनी बस्ती में लोगों से पैसे वसूलने लगे थे। उधर भाई संगारे अविनाश महातेकर जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे, तो जबी पवार भैया साहब अम्बेडकर के साथ चले गए थे। इस तरह पैंथर्स 3 भाग में डिवाइड हो चुकी थी। 7 मार्च 1977 वडाला के सिद्धार्थ हॉस्टल में रामदास आठवले की रूम थी, जहाँ पे राजा ढाले, उमकांत रणधीर और जबी पवार मिलकर एक पुस्तिका लिख देते और इसे प्रकाशित कर पैंथर को भंग कर दिया ऐसी घोषणा कर देते हैं। इसके बाद राजा ढाले मास मूवमेंट चालू करते हैं और रामदास आठवले, उमकांत रणधीर, अरुण कांबळे, दयानंद मास्के दलित पैंथर को जिंदा रखने की घोषणा कर देते हैं और इस तरह जो ओरिजिनल दलित पैंथर थी ख़त्म हो गई थी। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आरपीआई, शिवसेना और कांग्रेस इन लोगों ने हमेशा पैंथर्स का विरोध किया था और पैंथर्स को शुरू से ही अपना दुश्मन मानते आ रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली अपने ही लोगों ने पैंथर को धोखा दिया था। यहाँ पे शिवसेना का जो एक्चुअल फ्लैग था वो धनुष्य बाण था, लेकिन कब यहाँ पे टाइगर आ गया पता ही नहीं चला। सोशल एक्टिविस्ट सूरज आंगड़े सर तो ये भी दावा करते हैं कि शिवसेना का जो टाइगर है ये पैंथर के साथ लड़ने के लिए लाया गया था। आणि शिवसेनेचं ऑफिशियल सिंबल खूप लोकांना काय वाटतं, वाघाचा चेहरा आहे। तो वाघाचा चेहरा कुठून आला? तो दलित पॅन्थरच्या विरोधात असलेला तो वाघ आहे। दोस्तों, पैंथर का वो टाइम पीरियड था जहाँ ना कोई इंटरनेट था, ना कोई फेसबुक ग्रुप, ना व्हाट्सएप ग्रुप, ना कोई एज सच ऐसी टेक्नोलॉजी, फिर भी पैंथर इतनी आगे निकल गई थी। आपको क्या लगता, आज भी पैंथर जैसे मूवमेंट की ज़रूरत है अपने समाज को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।